नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के मौके पर बीदर जिला कांग्रेस द्वारा शहर में मार्च किया गया। हर साल की तरह इस साल भी कल्याण कर्नाटक उत्सव मनाया जाएगा, सीईओ शिल्पा एम ने कहा। सिद्धरामैया ने SC/ST के खिलाफ अपराधों में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी पर सवाल उठाए। येदियुरप्पा का कहना है कि बीजेपी और जेडीएस के बीच सहमति बनी है। देवेगौड़ा की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मंत्री प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक में सर्कुलर इकोनॉमिक क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की। G20 समिट में आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, भारत से अपने रिलेशन को लेकर कही है बड़ी बात। G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना, पीएम मोदी ने समिट से पहले दुनिया के सामने रखी अपने दिल की बात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के मौके पर बीदर जिला कांग्रेस द्वारा शहर में कांग्रेस कार्यालय से बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया, जो आज सुबह 10 बजे शिवनगर से शुरू किया गया और शहर के अंबेडकर चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। मंत्री ईश्वर खंडरे, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी, कांग्रेस सिटी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, नेता अमृत चिमकुंड, पूर्व BUDA अध्यक्ष सनाजे जागीरदार, मन्नान सेठ, पूजा जॉर्ज, गीता चिदरी सहित कांग्रेस के सभी नगर सभा के काउंसलर और नेता आदि ने भारत जोड़ो के नारों के साथ शिवनगर से अंबेडकर चौक तक का सफर तय किया। अंबेडकर चौक पहुंचकर मंत्री खंडरे ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित किए और मार्च को संबोधित किया। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज। देखिए ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ। ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯ ದುರಾಡಳಿತ, ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಕ್ಕಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಕ್ಕಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 108-109 ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ। हर साल की तरह इस साल भी कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस कार्यक्रम को साफ सुथरे तरीके से मनाएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि वह शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में आयोजित कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस कार्यक्रम की प्रारंभिक बैठक में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि आइए हम सब अपने सुझाव देकर इस कार्यक्रम को सार्थक ढंग से मनाएं और इस शिष्टाचार के रूप में आयोजित किया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार सिलावंत ने बताया कि 17 सितंबर को सुबह 7:45 पर सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा और फिर 8:15 पर बसवेश्वर सर्कल से पूज्य जना बसवन्ना पट्टा देवरू रंग मंदिर तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की चित्र यात्रा निकाली जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को भाग लेना चाहिए। उस दिन सुबह 9 बजे जिला प्रभारी मंत्री जिला नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और चूंकि ये 75वां कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस कार्यक्रम है, इसे 16 और 17 सितंबर को विभिन्न सरकारी विभाग कार्यालयों और शहर में दीपक जलाकर मनाएं। उन्होंने कहा कि कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग की ओर से कलाकारों की व्यवस्था, नगर परिषद की ओर से शहर की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं, लोक निर्माण विभाग की ओर से शामियाना टेंट एवं सीटों की व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर्स और फायरमैन की टीम मौजूद रहे। जिला स्टेडियम में उचित व्यवस्था के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के उपनिदेशक सुरेखा खेल अधिकारी गौतम अडली, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिंधर्मा सिंधे, डॉक्टर जगन्नाथ हेब्बाले, अनिल बेलदाड़े, शिवशंकर टोकरे, विरूपाक्ष गदगी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और विभिन्न संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों से सवाल किया कि 120 दिन के बाद भी जातीय अत्याचार के मामलों में आरोपियों के खिलाफ कोई आरोप पत्र क्यों दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि एसपी और डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं प्रभारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने आंकड़े पेश किए और अधिकारियों से सवाल किए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में दर्ज 10,893 मामलों में से 1,100 मामलों में 120 दिनों के भीतर आरोप नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है और पीड़ितों को न्याय नहीं देगा। सिद्धरामैया ने चेतावनी दी कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत 90 दिनों के भीतर और एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो आरोपी से को आसानी से जमानत मिल सकती है। ऐसी राय है कि कर्नाटक पुलिस देश में नंबर 1 है, लेकिन अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सजा की दर सिर्फ 3.44% है। क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस विभाग पिछले 5 सालों में एससी और एसटी अत्याचार के मामलों में लापरवाही बरत रहा है? हमारी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि देरी के लिए एसपी और डीएसपी को सीधे जिम्मेदार बनाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने डीजीपी को मामलों के जांचकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच की प्रगति के संबंध में हर महीने एक समीक्षा बैठक आयोजित की जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जेडीएस के साथ समझौता करेगी। एक घोषणा ने राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। अनुभवी नेता जो भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि चुनावी समझ के तहत जेडीएस कर्नाटक में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कुल 28 निर्वाचन क्षेत्र हैं। भाजपा और जेडीएस के बीच एक समझ होगी। 4 बार के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेडीएस को 4 लोकसभा सीटें देने पर सहमत हो गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इससे हमें बड़ी ताकत मिली है और इससे हमें एक साथ 25 या 26 लोकसभा सीटें जीतने में मदद मिलेगी। हाल ही में जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने संकेत दिए थे कि पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतकर परचम लहराया, जबकि उसकी समर्थित निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस और जेडीएस एक सीट पर विजयी रही। कर्नाटक की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक सर्कुलर इकोनॉमी क्लस्टर की स्थापना की घोषणा की और साथ ही व्यावहारिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 76 संस्थानों का संचालन करने वाली एक शोध सोसाइटी फ्राउनहोफर को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु में फ्राउनहोफर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एफआईटी प्लेटफॉर्म के 6ठे संस्करण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के महत्व को समझती है और उन रणनीतियों पर काम कर रही है जो व्यवसायों में एक सर्कुलर उत्पादन मॉडल अपनाने के लिए विश्वास पैदा करेगी। इसे राज्य की प्रमुख नीतियों में शामिल किया गया है। कर्नाटक राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 की शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2022 की कर्नाटक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग नीति और 2022 का ई कचरा प्रबंधन नियम, इन सभी नीतियों का उद्देश्य परिपत्र अर्थव्यवस्था को शीघ्र अपनाने और सक्रिय करना है। हम एक सर्कुलर इकोनॉमी लैब लेकर आ रहे हैं, इसलिए मैं जर्मनी से उत्कृष्टता केंद्र का हिस्सा बनने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम वहां सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित होते हुए देखते हैं। हम पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ और निजी खिलाड़ियों, शिक्षाविदों और अन्य सरकारों के साथ साझेदारी में संभवतः भारत की पहली सर्कुलर इकोनॉमी लैब लेकर आएंगे। कर्नाटक रेत संघ और ग्रीन आर्मी यादगीर जिले के नए जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यक्रम शाहपुर पर्यटक मंदिर यादगीर में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष कासिम साहब नादिगेरी, उपाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, जिला सचिव संगमेश कुंभारा, किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष अण्णप्पा डोडामणि चुने गए। युवा इकाई प्रदेशाध्यक्ष फैयाज मंसूर, उनके नेतृत्व में दिव्यांग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष होटपेटा हैं, तो वहीं सोमू होग्गी श्रीशैला मल्लिकार्जुन अनाथालय के अध्यक्ष हैं। हेयालप्पा चिकेरी कार्मिक संगठन के अध्यक्ष हैं। वसु नाटेकर सामाजिक कार्यकर्ता, मल्लिकार्जुन हलकट्टी, कासिम बेबिनहल्ली आदि नियुक्त किए गए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। इस दौरान वे मजाकिया मूड में नजर आए। उन्होंने मजाकिया लहजे में भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर बात कही। ऋषि सुनक ने मजाकिया लहजे में कहा कि भारत के दामाद के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेना मेरे लिए वाकई में खास है। सुनक ने इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से विवाह किया है। 2 दिन लगेगा विदेशी नेताओं का जमावड़ा, तो वहीं भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी है, साथ ही दिल्ली की सुरक्षा भी चाक चौबंद है। भारत इस G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लग रहा है। कई बड़े नेता आ चुके हैं, कई आ रहे हैं। इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए 43 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय नेता सुनक अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपने साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों से कहा कि भारत जाने के लिए उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा देश है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि कुछ सालों से मैं वापस नहीं जा पाया हूं। उन्होंने कहा कि पहले आमतौर पर हर साल फरवरी में परिवार के साथ भारत चला जाता था, लेकिन 2020 में चांसलर बनने के बाद समय के अभाव में नहीं जा सका। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कहीं देखा कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि प्यार से कहा गया होगा। उन्होंने कहा कि मैं वापस भारत आने के लिए उत्साहित हूं। अक्षता का भी मेरे साथ होना अच्छा है। वहीं सुनक ने 3 दिवसीय दौरे पर निकलते हुए ट्वीट किया था कि मैं स्पष्ट मुद्दों के साथ G20 शिखर सम्मेलन में जा रहा हूं। इनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करना तथा सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना शामिल है। G20 समिट कल 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। समिट में हिस्सा लेने के लिए आज दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आना शुरू कर चुके हैं। इसी को लेकर दिल्ली में सरकार ने खासा तैयारियां कर रखी है ताकि किसी को भी कोई असुविधा न हो। इस बीच पीएम मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए दुनिया के सामने G20 को लेकर अपने दिल की बात सामने रख दी। पीएम मोदी ने इस ब्लॉग का शीर्षक रखा है, मानव केंद्रित वैश्वीकरण, हमें G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। आइए जानते हैं कि पीएम ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, वसुदेव कुटुंबकम। हमारी भारतीय संस्कृति के इन 2 शब्दों में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। एक ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है
जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन ना हो। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान ये विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम वन अर्थ के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम वन फैमिली के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं और वन फ्यूचर के लिए हम एक साझा उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इससे पहले की दुनिया से बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, इस बात का एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। कांग्रेस शुक्रवार को आईआईटी मंडी के डायरेक्टर के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने डायरेक्टर को कहा कि वो पद पर बने रहने लायक नहीं है। कांग्रेस ने आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा के बयान पर कहा कि उन्होंने वास्तव में दिखाया है कि वह इस पद पर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और वे जितने लंबे समय तक रहेंगे उतना ही वो वैज्ञानिक सोच की भावना को हानि पहुंचाएंगे। बता दें कि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा को कहते हुए देखा जा सकता है कि जानवरों को मारकर उनका मांस खाने की वजह से हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई है। कांग्रेस ने आगे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ये भी कहा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक बात है, पर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा पेश किए गए विज्ञान और बकवास सिद्धांत दोनों एकदम अलग। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री ने बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हमारे पूर्वजों को पता था। एक वरिष्ठ मंत्री ने न्यूटन और आइंस्टीन को भ्रमित किया, जबकि दूसरे ने पाठ्य पुस्तकों से डार्विन को बाहर करने को सही ठहराया। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि अभी एक प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर का चौंकाने वाला बयान है। उन्होंने वास्तव में दिखाया है कि वो इस पद पर रहने के लिए सही नहीं है। वो जितने लंबे समय तक पद पर रहेंगे वैज्ञानिक भावना को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। विज्ञान और आध्यात्मिकता एक बात है, पर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा पेश की जाने वाली साइंस और मूर्खतापूर्ण सिद्धांत दूसरी बात है। दिल्ली में G20 समिट शुरू होने में कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। G20 के रात्रि भोज में मौजूदा कैबिनेट, विदेशी प्रतिनिधि, सांसदों और मंत्रियों के अलावा देश के कुछ पूर्व सीनियर नेता भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, को शनिवार को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। सोनिया गांधी को भी न्योता नहीं भेजा गया। खड़गे के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उन्हें अब तक शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन खड़गे को निमंत्रण नहीं भेजा गया। उन्होंने ये भी कहा कि रात्रि भोज के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन इस साल भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। काशी में कॉरिडोर बनने के बाद विश्वनाथ धाम में दान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धालुओं ने इस बार पिछली बार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया है। बता दें कि विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। इस साल सावन में करीब 1,63,17,000 श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई और कुल मिलाकर 16,89,00,000 रुपए दान किए। धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा के अनुसार 2023 के सावन में 16,89,00,000 रुपए का चढ़ावा आया। वर्मा ने बताया कि 2022 के सावन में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के धाम में 3,40,71,065 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। धाम निर्माण के बाद प्रांगण में मूलभूत सुविधाओं समेत बाबा के दर्शन में आसानी होने के कारण ये बढ़ोतरी दर्ज की गई। बता दें कि साल अधिक मास होने के कारण सावन करीब 2 महीने का था। सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि मंदिर न्यास श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि दर्शनार्थियों एवं पर्यटकों की बेहतर व्यवस्था और सुगम दर्शन व्यवस्था में 50 कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध को 18 महीने गुजर जाने के बाद भी पुतिन के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लग पाई है। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया, लुहांस्क, खेरसोन और डोनेत्स्क को लगभग अपने कब्जे में आरंभ में ही ले लिया था। इसके बाद इन चारों क्षेत्रों में रूस ने रेफरेंडम भी कराया था। इसके बाद इन क्षेत्रों के रूस में मिलाने की घोषणा भी क्रेमलिन ने कर दी थी। बावजूद इन 4 क्षेत्रों पर रूस अभी तक अपना पूर्ण कब्जा नहीं जमा पाया है, लिहाजा इन चारों क्षेत्रों में फिर से रेफरेंडम का ऐलान कर दिया गया है। रूस अपने कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में अब चुनाव करा रहा है। इसके लिए मतदान शुक्रवार से रविवार तक होगा। इन इलाकों पर अभी भी रूस का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। रूस के कब्जे वाले इन क्षेत्रों में डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया शामिल है। इन क्षेत्रों में रूस द्वारा स्थापित विधान इकाइयों के लिए मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और ये रविवार को संपन्न होगी। यूक्रेन तथा पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की निंदा की। महाद्वीप के अग्रणी मानवाधिकार निकाय काउंसिल ऑफ यूरोप ने इस सप्ताह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, जिसकी रूस लगातार अनदेखी कर रहा है। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान का भारत मंडपम विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे दुनिया के बड़े नेता पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू होने से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। एंटोनियो ने विश्वास व्यक्त किया कि G20 की अध्यक्षता के दौरान नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि मौजूदा भू राजनीतिक विभाजन मिट जाए तथा विश्व नेताओं की महत्वपूर्ण सभा संभावित परिणाम के साथ संपन्न होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी 9 और 10 सितंबर को G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व नेता भारत की यात्रा कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं।
गुटेरेस ने जकार्ता में 13वें आसियान संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि मौजूदा भू राजनीतिक विभाजन को दूर किया जाए और G20 संभावित परिणामों के साथ संपन्न हो सके। वो G20 के मेजबान के रूप में भारत से उनकी अपेक्षाओं के साथ साथ अफ्रीकी संघ EU को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में लाने के लिए नई दिल्ली के समर्थन पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जवान की रिलीज के बाद शाहरुख खान की जबरा फैन हुई कंगना रनौत, बताया सिनेमा का भगवान। अब समाचार खेल जगत से है। विश्व कप 2023 से पहले एक और टीम इंडिया का ऐलान। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। देश के 55 नए जिलों में गोल्ड ज्वेलरी की हॉल मार्किंग हुई जरूरी, तीसरा फेज लागू। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के मौके पर बीदर जिला कांग्रेस द्वारा शहर में मार्च किया गया। हर साल की तरह इस साल भी कल्याण कर्नाटक उत्सव मनाया जाएगा, सीईओ शिल्पा एम ने कहा। सिद्धरामैया ने SC/ST के खिलाफ अपराधों में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी पर सवाल उठाए। येदियुरप्पा का कहना है कि बीजेपी और जेडीएस के बीच सहमति बनी है, देवेगौड़ा की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मंत्री प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक में सर्कुलर इकोनॉमिक क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की। G20 समिट में आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, भारत से अपने रिलेशन को लेकर कही ये बड़ी बात। G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना, पीएम मोदी ने समिट से पहले दुनिया के सामने रखी अपने दिल की बात। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।